औरिया साहब, क्या वाकई मामला इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि गवर्नर राज जैसे गैर जमहूरी इक़दाम की बातें हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो है गवर्नर राज भी जमहूरी इक़दाम है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है उसकी मौजूद। जमहूरी इक़दाम तो तब कहे ना, गैर जमहूरी कि वो अपना उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जमहूरियत की और वो है, लेकिन गवर्नर राज की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ होती है कि वो कुछ दलीलें देता है कि ये शख्स जो है, ये मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो है उसको गवर्न नहीं कर रहा, यानी इस वक्त उसको अक्सरियत हासिल नहीं। उसमें ये होता है कि 10-15 मेंबर छोड़ के चले गए, वो अलग ग्रुप बना लिया, उन्होंने कहा हम नहीं रहते, 8-10 वजीरों ने इस्तीफा दे दिया, बल्कि मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया। कुछ पार्टीज के लोग जो थे वो अपना इस्तीफा दे के असेंबली से चले गए। लेकिन ये कि जनाब उसका आपस में इख्तलाफ है, इमरान खान का उसका, और जनाब एक वजीर ने आपस में तू तरा हुई, ये कोई रीज़न नहीं होती। एक तो ये बात है, लेकिन असल मसला जो बुनियादी तौर पर ये है कि ये हमारे सारे जो सियासतदान हैं ये रोज़ रोते हैं जाके कि हमें अदालतें जो हैं वो हमें नायल करती हैं। एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सिर्फ राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सजा दी और उसको इसलिए घर से बाहर भेज दिया वज़ारत उज़्मा से क्योंकि उसने एक ख़त नहीं लिखा था अदालत के कहने के ऊपर। एक वज़ीर आज़म था, उसको पनामा से लाते लाते अकामा में निकाल दिया। ठीक इसी तरह और भी कहिए, फलां को यूं कर दिया, फलां को ये कर दिया। अभी इमरान खान के मामले में स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जो है अदालत क्यों बीच में आ गई, स्पीकर जो था उसने एक रूलिंग दे दी थी, वो तो चैलेंजेबल नहीं है, रात को अदालत लगे। ये क्यों लगती? आप इस किताब को नहीं पढ़ते और इस किताब पे अमल नहीं करते जो किताब आपने खुद तहरीर की। कौन इजलास बुला सकता है? असेंबली का इजलास पाकिस्तान का आइन कहता है स्पीकर के अलावा कोई और नहीं बुला सकता, उल्टा लटक जाए नहीं बुला सकता। आइन में प्रोविजन नहीं है। वो कहते ये है समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, आर्टिकल 109 क्लियर। समन द गवर्नर मे फॉर टाइम टू टाइम समन द प्रोविंशियल असेंबली टू मीट एंड सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। और उसके साथ वो कहता है प्रोरोग द प्रोविंशियल असेंबली, लेकिन ये स्पीकर बुलाता है उसके कहने के ऊपर, ऑन द एडवाइस ऑफ द स्पीकर। गवर्नर करता है लेकिन वो बुलाता है किसके उसके ऊपर, उसके कहने के ऊपर। अब स्पीकर का ये इख्तियार है, आर्टिकल 9 क्लियर है, इसके अंदर प्रोरोगेशन कौन। अब इसके ऊपर अगर उसने कहा है कि जुमेरात को इजलास बुलाओ, तो उसका गुनाहगार कौन होगा? इजलास कौन बुलाता है? वज़ीर आला नहीं, इजलास तो स्पीकर बुलाता है। बिल्कुल। तो वह ज्यादा एक्शन अगर लेगा भी तो स्पीकर के खिलाफ लेगा। लेकिन स्पीकर कल अपनी एक रूलिंग दे चुका हुआ है कि इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पेश हो चुका हुआ है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब पेश हो जाए तो वजीर आला को तो खत्म ही नहीं किया जा सकता। चे जाए कि अपना उसका जाना असेंबली को खत्म किया जाए, चे जाए कि वजीर आला से कहा जाए तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, पहले तो नो कॉन्फिडेंस साबित करो। यानी आपने एक वो, तो इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी नून लीग इंतहाई कंफ्यूज है। कल भी आपने जो आर्टिकल 130 के सबसेक्शन 7 है वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि समन कर सकता है गवर्नर पंजाब, तो इस पे जरा बताइएगा, इसकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर दें। 130 का सबसेक्शन कहता है द चीफ मिनिस्टर, ये भी है कि अगर आज शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर, बट द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस क्लॉज unless he is satisfied as chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which case shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of the confidence. अब समनिंग कौन करता है? ठीक है ना, गवर्नर कैन समन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब असल मसला यह है कि आप रूलिंग दे, अब होना तो ये चाहिए था कि आप पहले वो नो कॉन्फ्रेंस का मूव आपने किया हुआ था, आप नो कॉन्फ्रेंस के मूव के ऊपर आप चलते और आप बिल्कुल कर भी सकते ना, जारी इजलास में तो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हो सकता है। शैतानी क्या की गई? शैतानी ये की गई है कि पहले हम नो कॉन्फ्रेंस मूव लेंगे, वो हम पेश नहीं करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं पेश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब परवेज लाई ने 2 महीने तक पेश नहीं होने दी, और जब अपने बंदे पूरे हो गए तो उसने पेश कर दिया। उसके अपने टेन्योर के अंदर ये उसका मामला रहा। ठीक है, इस वक्त होगा क्या कि ये उन्होंने ये सोचा कि होगा, साथ ही उनको ख्याल आया कि नो कॉन्फिडेंस में तो हमें अपने बंदे पूरे करने पड़ेंगे। नंबर गेम नहीं बंदे पूरे करने पड़ेंगे। इसमें नो कॉन्फिडेंस होता है कि अपोजिशन बंदे पूरे करती है, तो हम पूरे न किए तो हम तो जलील हो जाएंगे। ठीक, फिर उन्होंने उसका स्पीकर के खिलाफ कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस मूव स्पीकर का करो। वो खुफिया बैलेट रायशुमारी होती है, खुफिया बैलेट रायशुमारी में हम करेंगे कि जी 4 बंदों को पकड़ लिया, तुम ना करो वो। और उसके बाद उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने कहा वजीर आला से कहो
इसमें हम कुछ लोगों को कायल कर देंगे टू फॉर एब्सटेनमेंट। ठीक है कि तुम पीछे हट जाओ, ना दे वोट देने आए ना, देने ना, और उसमें वो 186 नहीं ले सकेगा और वजीर आला नहीं रहेगा। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस वक्त तक नए वजीर आला तक वजीर आला रहता है उसके इंतखाब तक, जब तक, क्योंकि खाली तो ऑफिस नहीं हो सकता। ठीक है। वजीर आला का चार्ज कोई और नहीं, गवर्नर का चार्ज तो स्पीकर ले लेगा, वजीर आला का चार्ज का चीफ सेक्रेटरी को देंगे, और नोटिफिकेशनें नहीं होती, वजीर आला इलेक्ट हुआ करता है, बिल्कुल गजट के अंदर आता है। ये कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं है, ये कोई औरिया मकबूल जान नहीं है, कोई उधर से ट्रांसफर कर दो जफर लाली नहीं है, उसको आज तुम स्पेशल सेक्रेटरी से वो सेक्रेटरी लगा नोटिफिकेशन कैबिनेट सेक्रेटरीट ने कर दिया। मजाक बनाया हुआ है, पता नहीं राना सनाउल्लाह किधर से पढ़ के, हालांकि एडवोकेट है, मुझे तो शर्म आती है एडवोकेट कराने से भी। और ये सब हिलाली साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल दे दिया मुझे, जो लेके मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पॉलिटिकल कैओस जो इस वक्त मचा हुआ है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिशरी सिर्फ पीटीआई है, कोई और नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी वजह यह है कि देखिए, आज की रात जो कहते हैं, आज की रात बचेंगे तो सार देखेंगे, आज की रात बहुत अहम है। अच्छा। 2-3 चीज़ें हैं कि जो किसी न किसी तौर पे सामने आ जाएंगी गुज़श्ता 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। अगर वो डिसॉल्व करते हैं, तो नून लीग का जो इजलास हुआ उसमें आपस में बहुत गर्मा गर्मी हुई है। अच्छा। आधे से ज़्यादा कह रहे थे कि आप अदालत में जाएं, और आधे से ज़्यादा कहते हैं डी नोटिफाई करें। डी नोटिफाई करेंगे ओके, तो कौन है जो वजीर आला को जाके हथकड़ी लगाएगा और उसको वहां से निकालेगा? क्या आईजी उठ के चला जाएगा, और आईजी किसकी बात मानेगा? क्या डी नोटिफिकेशन का कोई इख्तियार मौजूद है किसी किस्म का? एक चीज। दूसरी बात यह है कि चलो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो मौजूद है, क्या फेडरल गवर्नमेंट आएगी? और फेडरल गवर्नमेंट 243, 245 के तहत आएगी, फौज आएगी। और अगर फौज और रेंजर्स आती है तो फिर किसका चेहरा आवाम के सामने आएगा? एस्टैब्लिशमेंट का आएगा ना। एस्टैब्लिशमेंट का पता चल जाएगा कि ये पीछे कौन है, तो वो जो रेत की बोरी सामने रखी हुई है वो उतर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर तो ऐसा इमेज बिल्ड हो गया बीच में कि इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खत्म करने, और खासतौर पर प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने किसी और का सहारा लिया, तो ये तो ऑब्वियस हो जाएगा ना, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास इस्लामाबाद की पुलिस है, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक, एफआईए को भेजेंगे, एफआईए की टोटल औकात क्या है? एक पुलिस के थाने के बराबर की औकात है वो उसकी। ठीक, कर नहीं सकते, आ जाके उनको कहना पड़ेगा रेंजर्स को या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और रेंजर्स का हेड जो होगा वो जो है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और वो किससे अहकामात देता है? अगरचे को वो प्रोविंस की फोर्स है, जैसे आईएसआई भी प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो डिसिप्लिन के तहत आर्मी चीफ के मतहत हैं। तो क्या वो आएंगे? एक सवाल। ठीक, वही सवाल जो उस जमाने में पूछा गया था कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था और उस वक्त स्पीकर एक ऑर्डर पास कर रहा था, तो वैन किसने भेजी थी? प्राइम मिनिस्टर से ऊपर को बंदा था जिसने भेजी थी। किसने वहां जाके उसको सर्कल किया था? कोई और ऊपर था, तो उसने अदालतें कैसे लगी? सवाल हुआ। आप 10 अप्रैल को नहीं भूले अभी तक। ठीक, तो आज क्या तारीख है? आज 21 तारीख। आप 22 को भी नहीं भूलेंगे फिर। अच्छा, अगर आपने ये कर लिया। एक तो ये। अब दूसरी बात यह है कि पूरे का पूरा ऑनस्लॉट जो है वो रखा गया। लग रहा है ऐसे कि इमरान खान को इस थोड़े से अरसे के अंदर जिस तरह भी हो सकता है, हम किसी तौर पर इसको हम नाहल भी करें, और दूसरा यह है कि इसको जलील और रुस्वा करें, जो कि बहुत मुश्किल है। मैं एक आर्टिकल पढ़ देता हूं आइन का। ठीक है। ये आर्टिकल है 46 45 प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन। ठीक है। द प्रेसिडेंट शेल हैव पावर, शेल यानी मैंडेटरी लफ्ज है, यानी विल नहीं और चीज नहीं है, मे नहीं है। हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, माफी दे दे, रिप्रीव एंड रेस्पाइट एंड टू रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी। अच्छा, ये इतनी बड़ी पावर है कि अगर वो कम से कम ये कर सकता है कि अगर उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल नायल कर देता है तो उसको सजा को सस्पेंड कर दे कि ये मैं सजा उसको अगले साल अगले इलेक्शन के बाद करता हूं। अच्छा, ठीक, कोई और सजा है। अब इस वक्त देखे 3-4 अजीब गरीब केस चल रहे हैं इमरान खान का। अब एक ऑडियो लीक, जैसे उन्होंने कहा जी, ऑडियो लीक शुरू हुई। ऑडियो लीक कौन करता है? पाकिस्तान में कोई स्कॉटलैंड यार्ड बैठा हुआ है, कोई और इस किस्म के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स बैठे हुए हैं, कोई उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं,
कि टेलीफोन की लीक्स करो। मैं आज कॉलम मैंने लिखा है, मैंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ज़माने में अगर बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये चीज़ें होती, ऑडियो लीक्स की और इस किस्म की चीज़ें, या फातिमा जिन्नाह के ज़माने में इस तरह की चीज़ें की सूरत होती, यानी हम तो बदतरीन ज़माने के अंदर रह रहे थे। वो तो पॉलिटिक्स छोड़ जाते, कायद-ए-आज़म तो 1929 में छोड़ के चले गए थे इंडियन पॉलिटिक्स को। यानी पाकिस्तान में इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की जंग है वो पाकिस्तान की बदतरीन ज़माने की जंग है। 1977 के अंदर हमें याद है अच्छी तरह कि अगर यही गलाजतें और यही हथकंडे जो हैं जो भुट्टो के ज़माने में होते, तो बाजार बात है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने के मुकाबले में जो पॉलिटिशियन थे, जिनमें नामज़द नसरुल्लाह थे, असगर खान थे, उसके बाद मुफ्ती महमूद थे, मौलाना मौजूद थे, वो छोड़ जाते पॉलिटिक्स। यानी आपने पाकिस्तान की पूरी माशरे के अंदर गलाजत का तूफान खड़ा कर दिया। टेहरियान का केस है फॉर एग्जाम्पल, 3 चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर केस किया जा सकता है जी। कोई बच्ची ये कहे कि मेरे बाप फलां है और उसके अंदर मेरा जायदाद का हक है, मुझे जायदाद लेके दो, क्या उसने पाकिस्तान की किसी अदालत में रजू किया? बाप ये कहे कि मैं बच्ची की कस्टडी लेना चाहता हूं, मुझे वो कस्टडी देती है, वो लिया जा सकता है। या तीसरी तौर पर कोई और एक आदमी कहे कि इन लोगों ने मिलकर अपना हमारा हक या गसब किया हुआ है। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ना पाकिस्तान में और ना पाकिस्तान के बाहर के वल्दियतें साबित करनी और ये साबित करना अपना, पाकिस्तान की हाई कोर्ट का डबल बेंच ये फैसला कर चुका है अतर मिल्ला का कि इस तरह के केस अगर तुम लाए तो हम जुर्माना करेंगे। अच्छा। लेकिन तुम लोगों ने पाकिस्तान के अखलाक को समझ कर रखा हुआ है। इस 22 करोड़ अवाम के अंदर औरतें, बच्चियां, बेटियां, बहनें नहीं रहती। कर क्या रहे हो तुम इस मुल्क के साथ? तमाशा लगाया हुआ तुमने इस मुल्क को। इसकी ऑडियो, किसकी ऑडियो नहीं होती? कौन है जो पारसा है? अल्लाह कुरान में कहता है नेक होने का दावा मत करो, हमें पता है तुम कितने नेक हो। लोगों को नहीं पता कि किन किन के टेलीफोन नंबर अख्तियां जो होते हैं जब उनकी पोस्टिंग इधर से उधर हो जाती है, और कौन कौन बातें करता है, ऑडियो लीक करते हो और किस किस की करते हो, कौन कौन किस किस की तुमने नहीं की। एक मोहतरमा होती थी आजकल बहुत होते हैं, आंसू से रो पड़ी, उन्होंने कहा किसकी प्राइवेसी नहीं होती। और आज हमारा एक, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूं उस जर्नलिस्ट की, उसने इतनी गलीज ट्वीट किया है, इतना गलीज ट्वीट किया। प्रोग्राम करते हैं कि जी ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ऑडियो लीक, और बहुत से बमशेल आने वाले हैं। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तो असल मसला यह है कि इस वक्त या तो यह है कि पूरे के पूरे डेस्परेट हो चुकी है एस्टैब्लिशमेंट भी और बाकी लोग कि हम इमरान खान को डिफीट नहीं दे सकते किसी तौर पर, और अगर हम डिफीट नहीं दे सकते तो हमको ओछेत करने कर। मैं इज्जत करता हूं मौलाना फजल रहमान की इस मामले के अंदर। उसके सामने ऑडियो लीक आई, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस तरह की तुम गुफ्तगू भी अगर करोगे तो उसके असरात तुम्हारे ऊपर आएंगे किसी की प्राइवेसी के अंदर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कहा, कभी नहीं आपने किया कि एक आदमी उनके दरवाजे के पर्दे से झांक रहा था, अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं खंजर लेके गए और ऐसा था कि उसकी आंख में छुपो देते। आपने पाकिस्तान का तमाशा बनाया हुआ है। और अगर ऑडियो लीक हुई है तो ये एफआईए कहां बैठी है क्राइम के ऊपर, क्यों नहीं पकड़ती उनको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैरत की बात है कि पाकिस्तान का एक पॉपुलर रैंकर पर्सन उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा है, और एक पॉपुलर 3 टीवी चैनल के ऊपर। तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोगों को नहीं पता पाकिस्तान के अंदर लोगों की बेटियां, बहनें, माएं ये सब जिंदा है? ये कोई इंटरनेट का मसला है कि जो खोले या ना खोले? अब ये है ऑनस्लॉट। अब आज की रात बहुत अहम है, मुझे इतना लगता है कि इस रात के अंदर बहुत कुछ खुल के सामने आ जाएगा।